Hello students, welcome to Arise a Talent. So students, we are learning our chapter real numbers. तो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रियल नंबर्स यहाँ पर क्या होते हैं हमारे। तो रियल नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ओके। लेकिन रियल नंबर्स जो हमारा चैप्टर है उसे आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। मतलब कुछ यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में और जानेंगे। हालांकि हमें वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, लेकिन आगे आपके जरूर काम आएंगे। तो पहले हम उनके बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे किस पर, हमारा जो चैप्टर है उस पर, ठीक है। सो इमेजिनरी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होते हैं। सारे रियल नंबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने सारे रियल नंबर्स आपको बता दिए लास्ट लेक्चर में। जितने भी मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया वो सभी मेरे रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये जो टू टाइप्स के मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं, तो रियल नंबर्स के अलावा कौन से नंबर्स होंगे भाई। रियल लाइफ में जो नंबर्स हमारे होते हैं वो तो हमने पढ़ लिए। अब ये इमेजिनरी नंबर्स कौन से होंगे ये हम देख लेते हैं। सो ऑल द नंबर्स whose square is negative are called imaginary numbers। तो हमारे पास में कैसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या हो हमारे पास में नेगेटिव हो। तो देखो यहां पर क्लियरली लिखा है जो नंबर्स का ऑल द नंबर्स whose square is negative are called imaginary numbers। सो यहाँ पर हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 2 आयोटा, आयोटा है ना, 7 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 7 आयोटा। अब मैम ये आयोटा क्या है। सो यहाँ आयोटा हमारे पास में क्या है, आयोटा एक ऐसी वैल्यू है जिसकी मतलब ऐसा एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू -1 होती है। मतलब यहाँ पे √-1 आई स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1, एंड यहाँ पर हमारे पास में आयोटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √-1। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, whose square is negative। तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर ऐसा होगा जिसका स्क्वायर ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो हमने वो नंबर क्या है, आयोटा मान लिया है, ठीक है, आयोटा मान लिया। तो इसकी तो अब ये आयोटा अगर इमेजिनरी है तो इसका स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये आयोटा हमने पर्टिकुलर एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर हमारे पास -1 होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा 2 आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये 2 का और आयोटा है ना, तो 2 एज इट इज, आयोटा की वैल्यू √-1, ठीक है। अब देखो ये मेरी इमेजिनरी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो करके देख लेते हैं। तो देखो 2 और आयोटा का स्क्वायर कीजिए तो यहाँ कितना आएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है, -1। सो 4 मल्टीप्लाई बाई -1, सो -4 मिला मुझे 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। इट मीन्स कि हमारे पास 2 आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी यहां पर हो गया। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है, ओके। सो ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हो गए। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे कैसे होंगे, जो इमेजिनरी नंबर भी उसमें कंटेन हो और रियल नंबर्स भी हमारे कंटेन हो। दोनों नंबर्स का मिक्सअप अगर मैंने लिख दिया तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वो हो जाएंगे मेरे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होते हैं, द कंबाइंड form of real and imaginary numbers is known as complex numbers. It is denoted by z is equal to a plus iota b, where a is real part and b is imaginary part of z. So a और b real numbers को ही belongs करते हैं, लेकिन हमने यहाँ b के साथ अगर iota लिख दिया, किसी भी नंबर के साथ आपको iota नजर आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो हमारा यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये मेरा रियल और यहाँ पर इमेजिनरी दोनों नंबर आ रहे हैं, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, राइट। सो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ नंबर, ओके। सो यहाँ हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए ये और इमेजिनरी नंबर्स हो गए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनके बारे में आप आगे अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं देन आपको इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, राइट। नाउ अब नेक्स्ट हमने जो लास्ट लेक्चर में जो चीजें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, जो भी चीज हमने पढ़ी थी, राइट, तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। 1 जो हमारा है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर होता है हमारा, ओके। एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर हु इज इवन, विच इज इवन। तो 2 हमारा एक सिंगल प्राइम नंबर है,
जो कैसा है, हमारा इवन है, वरना कोई प्राइम नंबर हमारा इवन नहीं होगा। अगर कोई प्राइम नंबर अगर हम इवन बोल रहे हैं तो यहां पर वो प्राइम नंबर इवन हमारा सिर्फ 2 ही होगा, बिकॉज 2 के अगर आगे आप देखें तो इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, 2 के मल्टीपल्स। तो 2 के मल्टीपल्स अगर वो हो जाएंगे तो वो प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं। सो स्मॉलेस्ट जो हमारे पास में इवन प्राइम नंबर होगा वो होगा ओनली 2। ओके, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, any two consecutive numbers will always be co-prime। अब क्या बोला गया है, any two consecutive numbers will always be co-prime। तो यहां पर कोई भी 2 consecutive numbers ले लीजिए, वो हमेशा क्या होंगे, co-prime होंगे। जैसे मैंने यहां ले लिया 4 and 5, तो दोनों co-prime numbers हैं। इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों का HCF अगर ले तो हमारा 1 ही मिलेगा, तो ये co-prime numbers हो गए। कोई भी consecutive number ले लो, 99 100 ले लो, तो 99 और 100 में दोनों co-prime number होंगे, ठीक है, कोई भी पैर आप लो। फोर्थ पॉइंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं, बिकॉज होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारा 0 भी हो और सारे नेचुरल नंबर्स भी हो। सो यहां पर हम ये अगर होल नंबर्स हैं तो, और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 0 को हटा दो तो सारे नेचुरल नंबर बचेंगे, तो हम नेचुरल नंबर्स को यहाँ होल नंबर्स भी कह सकते हैं। लेकिन सारे होल नंबर्स को हम यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज उसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। सो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सिमिलरली जितने भी होल नंबर्स होंगे वो हमारे इंटीजर्स भी कहलाएंगे, बिकॉज इंटीजर्स क्या होते हैं, यहां से माइनस वाली वैल्यू ले लो, -2 -1 0 +1 +2 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसके अंदर सारे होल नंबर्स भी आएंगे इंटीजर्स में, तो इसलिए हम यहाँ पे होल नंबर्स को इंटीजर्स भी कह सकते हैं। एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे इंटीजर्स हमारे यहाँ पे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबके अपॉन में 1 1 लिख दो, P/Q की फॉर्म में आ गया, तो सारे हमारे कैसे हो गए, यहाँ पे रैशनल नंबर्स हो गए। 7 पॉइंट, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सारे जो भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। तो अब तक जितने भी हमने यहाँ पे नंबर्स पढ़े, लास्ट लेक्चर में जितने भी नंबर्स पढ़े थे, सारे हमारे कैसे हो गए, रियल नंबर्स हो गए। इसके अलावा कौन से नंबर्स बचते हैं हमारे रैशनल के अलावा, इरैशनल। तो रैशनल और इरैशनल मिलकर के तो हमारे यहाँ पे रियल नंबर ही बन जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लर्न रखने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब आगे चैप्टर में बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, क्या, देखो एक छोटी सी स्टोरी है ना। यहाँ पर क्या होता है, बहुत पहले टाइम की बात है, बहुत टाइम हो गया। तो उस वक्त क्या था, एक जो ठेले वाला था, ठीक है, मतलब एक फ्रूट सेलर कह लो आप उसे, तो वो अपना फ्रूट्स, मतलब एप्पल हो गया, पपाया हो गया, सभी तरह के फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, वो लेकर जा रहा था, ठीक है। अब वहां पे, अब जैसे ही वो लेकर जा रहा था, वो टकरा गया एक आदमी से, और उसके पास क्या थी, उसके पास बड़ी वाली गाड़ी थी। तो जैसे ही वो उससे गलती से टकराया, लेकिन क्या हुआ, जो फ्रूट सेलर था उसके सारे एप्पल्स गिर गए, सारे एप्पल्स गिर गए। अब पता नहीं कितने एप्पल थे, सारे एप्पल्स गिर गए, सब खराब हो गए, सब टूट गए, है ना। पता नहीं कोई किसका कचुम्बर बन गया, कोई कैसा हो गया, कोई कैसा हो गया, पर सब सड़ गए, सब खराब हो गए। अब यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो फ्रूट सेलर था उसके एप्पल गिर गए। अब उसके एप्पल गिर गए तो उसका तो बहुत भारी नुकसान हो गया। अब उसका नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, तो वो उससे लड़ने जाता है। किससे, दूसरे इंसान से जिससे वो टकराया। तो वो दोनों आपस में फिर लड़ने लग जाते हैं, एकदम क्वारल चालू हो जाता है, उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। वो उससे बोलता है मेरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन वो बोलता है मेरे से गलती से हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, कितने एप्पल थे, कुछ नहीं। तो फिर वो लोग जाते हैं किसी थर्ड पर्सन के पास, तो वो उन्हें बोलता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम। तो फिर वो जो फ्रूट सेलर है वो उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि इसने ऐसे किया मेरे साथ में, इसने मेरे सारे एप्पल्स गिरा दिए, मेरा नुकसान हो गया, मैं क्या करूंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर क्या होता है, अब वो बोलता है चलो तुम बताओ कि तुम्हारे पास एप्पल्स कितने थे। तो उस आदमी ने क्या जवाब दिया कि अगर आप यहाँ पर एप्पल्स के जितने भी एप्पल्स हैं उन सबके 2 के अगर पेयर बनाते हैं तो एक एप्पल बच जाता है। 3 के अगर पेयर बनाएंगे तो 2 एप्पल्स बच जाएंगे। 4 के पेयर बनाएंगे, मतलब यहाँ पर 4 के अगर आप यहाँ पे सेट बनाएंगे तो आपका यहाँ पे 3 एप्पल्स बच जाएंगे। फिर 5 के अगर आप पेयर्स बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच जाएंगे, 4 एप्पल्स बच जाएंगे। फिर अगर 6 के अगर सेट आप बनाएंगे तो 5 एप्पल्स बच जाएंगे। फिर अगर आप 7 के यहाँ पे बना लेते हैं, 7 के जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर कोई एप्पल नहीं बचेगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में अब
ऐसा जब इतना सब कुछ उसने कहा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि ये क्या बोल रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि कितने एप्पल है। और उसने एक और चीज कही कि 150 मतलब 150 से ज्यादा एप्पल्स नहीं थे मेरे पास में, मैक्सिमम एप्पल्स कितने थे 150। अब उनने जब ये सब कहा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। जो थर्ड पर्सन था बोला कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें? तो अब ये जो मैंने कहा ये चीज क्या है, क्या है, इसको कैसे हम करेंगे? तो मैं बताती हूँ आपको ये चीज क्या है, कि ये सब इतना सब कुछ उसने कहा तो उसने कैसे कहा, उसने क्या दिमाग लगाया। तो देखो उसने क्या कहा था, उसने यहां कहा था कि हमारे पास अगर हमारे पास यहां पर देखो क्या बोला था, 2 2 के पैर बना ले तो क्या बचेगा, एक एप्पल बचेगा, ठीक है। और 3 3 के पैर बना ले तो कितने एप्पल बचेंगे 2। 4 4 के पैर बना ले तो कितने एप्पल्स बचेंगे 3। 5 5 के पैर बना ले तो कितने एप्पल्स बचेंगे 4। यहां पर 6 के पैर बना लेगा तो कितने एप्पल्स बचेंगे 5। एंड यहां पे अगर 7 7 के पैर बनाएगा तो एक भी एप्पल नहीं बचेगा। और उसने एक और चीज कही थी कि जो टोटल एप्पल्स हैं, वो टोटल जो एप्पल है, टोटल एप्पल्स कितने हैं हमारे पास में, मतलब टोटल एप्पल्स 150 से ज्यादा नहीं है। सो ये हम लिख सकते हैं क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो 150 होंगे या फिर 150 से कम होंगे, ठीक है, यही कंडीशन है। तो ये जो इस फॉर्म में मैंने यहां पर ये लिखा है, ये क्या है मेरा, ये इस फॉर्म में जो मैंने लिखा है यही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन हमें इसमें पढ़नी है। ओके, तो इस फॉर्म में मैंने लिखा, कैसे लिखा देखो, यहां पर अब वो नंबर जो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो एप्पल्स होंगे वो कितने होंगे, तो वो कौन सा नंबर होगा हमारा, जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, मतलब यहां पर वो 7 से डिविजिबल भी हो, है ना, और हमारे पास इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो 119 ये नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहां पर यही नंबर इन्हें सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यहां मेरे पास कोई भी, किसी के भी साथ भी मैं ले लूं, तो मैंने ले लिया 2p + 1 = 119। तो यहां मेरे पास में ये 119 को मैंने इस तरह से यहां पर क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इस फॉर्म में जो मैंने लिखा है यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। तो चलो इसका जो मैथमेटिकली हमारे पास जो डेफिनेशन होती है वो भी हम देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होगी। ओके, सो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेट ए एंड बी हम ऐसे नंबर्स लेंगे, बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन 3 there exist unique q and r such that so a is equal to bq plus r। इसी फॉर्म में तो लिखा था हमने, क्या लिखा था, 119 is equal to 2p plus 1। सो ये तो मेरा हो जाएगा क्या, यहां पर a, this is a and this is b, this is q and this is r, यही लिखा है हमने, बिल्कुल यही है। तो ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये क्वेश्चन होता है हमारा। ओके, तो यहां पर इस तरह से हमने क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया एक डिवीजन को। सो क्या करा, यहां पे डिवाइड करेंगे अगर हम, तो हमें यहां पे मिल जाएगा, जैसे यहां पे मैंने डिवाइड करा, ये रहा मेरा 29 को मैंने 4 से डिवाइड करा। सो 4 से अगर हम यहां डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 7 टाइम, 28, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। सो यहां पर मैं 29 को कैसे लिख सकती हूँ, 29 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 4 × 7 + 1। सो ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, एंड ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, देखो ये तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइडेंट हो गया, और 4 मेरा यहाँ पे डिविजर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, सो इफ बी सच दैट, मतलब बी एंड ए then r is equal to 0, otherwise r satisfy the strict inequality। मतलब या तो हमारा रैशनल नंबर, देखो जो हमारे पास में यहाँ पर रिमाइंडर है, या तो वो कोई वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब 0 से ग्रेटर देन, या फिर क्या होगी 0 होगी। जैसे हमने अभी लास्ट हमने डिस्कस किया, पूरा मैंने लिखा था तो रिमाइंडर 0 बचा था, पहले 1 2 3 4 5 तक था, फिर उसके बाद रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन इतना ग्रेटर भी नहीं होगा, b से लेस देन होगा। जो हमारे पास डिवीजर है, डिवीजर से छोटा ही होगा। रिमाइंडर देखो हमारा डिवीजर से तो छोटा ही होगा, और हमारे पास 0 या फिर 0 से बड़ा होगा।
ओके, तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसकी यूज हम आगे देखेंगे। एंड अब बात करते हैं हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, बहुत अच्छे से आप पहले से पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई भी 2 नंबर्स आपके पास में है, ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स का जो फैक्टर्स अगर आप करते हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, राइट। सेकंड है हमारे पास लोएस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन मल्टीपल है ना, सॉरी मल्टीपल। सो एलसीएम क्या होगा यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो जितने भी, अगर कोई भी 3 नंबर्स मैंने ले लिया, अब उनका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो उसके अंदर जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सबका यहाँ पर, सबकी जो, जैसे 2 मेरा प्राइम फैक्टर है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इनमें से जो हाईएस्ट 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी उसका वो लेना है आपको। तो ऐसे ही 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब 3 आ गया, 5 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, तो इनकी हाईएस्ट पावर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो एलसीएम आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे और तरीके ढूंढेंगे और तरीके पढ़ेंगे यहाँ पर किस तरह से एचसीएफ फाइंड किया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। नाउ नेक्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, उसी को हम यहाँ एल्गोरिथम कह रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिथम क्या होता है हमारे पास में, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच provides a procedure of calculation repeated successively on the results of earlier steps till the desired result is obtained। तो हमारे पास में एक एल्गोरिथम क्या होती है, मतलब कोई भी एक फॉर्मूला है, कोई भी एक मेथड बता दिया, उसी को हम बार बार रिपीट करके यहाँ पे अपना सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं और सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा मिल गया, उसको बार बार रिपीट करके हम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर हमारा क्या होगा, क्योंकि उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लग रहा है, इसलिए हमने कह दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर है एक एग्जाम्पल। ठीक है, किसका एग्जाम्पल, यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा है वो क्या काम आता है, क्यों हमने पढ़ा ये। ठीक है, तो उसका क्या यूज होने वाला है, हम यहां पर एचसीएफ फाइंड करने में इसका यूज करेंगे। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ लेमा है ना, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास में मैं ले लूं, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे क्या ले लिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। अब इनका क्या फाइंड करूंगी मैं, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करूंगी। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो हमारे पास में ये 56 और 72, 56 एंड 72 दोनों है। तो जब हम यहाँ डिवीजन करेंगे तो अंदर तो बड़ा नंबर आ जाएगा, लार्ज नंबर, एंड बाहर डिवीजर में हमारा हो जाएगा क्या, 56, राइट। अब देखो यहां पर हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो क्या 56 मेरा 2 टाइम्स डिवाइड होगा 72 से, देखो 2 टाइम्स करके देखो, नहीं होगा, 1 टाइम होगा। सो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 56 आ जाएगा। अब यहां से क्या करो, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, सॉरी सबट्रैक्ट करते हैं। सो 12 माइनस 6 करेंगे, 6, 6 माइनस 5 1, कितना आया, 16 आया। अब 16 यहां पर आ गया, अब ये रिमाइंडर 16 बच गया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो 16 रिमाइंडर बचा है, अब ये हो जाएगा हमारा क्या, डिवीजर, और डिवाइडेंड क्या हो जाएगा, 56। सो इस तरह से ये 56 यहां आ जाएगा मेरा। अब इसको चलो डिवाइड करते हैं। सो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 32, फिर देन 48, तो 3 टाइम्स। सो यहां आ जाएगा मेरा 48। एंड अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 16 माइनस 8 8, यहां से 4 माइनस 4 0। अब मेरे पास जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 8 आया है। अब इस 8 को मैं अगेन क्या बना लूंगी, यहाँ पे डिविजर बना लूंगी, एंड डिवाइडेड हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ पर 16। तो ये जो प्रोसेस में कर रही हूँ ना, सेम प्रोसेस हमें बस रिपीट करते जाना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको ये करना है। ओके, तो यहाँ पर अब ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम। सो यहाँ पर अब रिमाइंडर आ गया मेरा क्या, 0। सो यहाँ पर अब जो ये डिवीजर आया है ना, कितना आया है, 8। तो ये 8 क्या होगा मेरे पास में, इन दोनों का एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एचसीएफ ऑफ 56 एंड
72 इज 8। और ये मैंने कैसे फाइंड किया? अब तक आप जो एचसीएफ फाइंड करते थे कैसे करते थे? पहले फैक्टर्स करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर उसमें आप यहाँ पे चेक करते थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, है ना, ऐसे ही करते थे। लेकिन यहां हमने क्या किया? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया और ये हमने एचसीएफ यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा आप बोलोगे आपने तो उस तरह से लिखा था और ये तो ऐसे लिखा है। नहीं, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही चीज है। कैसे? देखो 72 है हमारा, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया? 56 मल्टीप्लाई बाय यहां पर 1 प्लस 16, इस तरह से लिख दिया। ये हो गई फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करूंगी अब मैं? ये जो मेरे पास रिमाइंडर बचा है, ये जो रिमाइंडर बचा है ये अब क्या बन जाएगा? डिवीजर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर हो जाएगा क्या? 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8, कि कौन होगा इसके इक्वल? 56। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारा आगे रिपीट होता जा रहा है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर एचसीएफ फाइंड हो गया। आई होप आपको ये एचसीएफ फाइंड करना यहाँ पे समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट मेरे पास में यहाँ पर है कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे फैक्टर ट्री? तो फैक्टर ट्री आपने पहले भी कंस्ट्रक्ट किया होगा, तो मैं आपको अगेन यहाँ दोबारा बताने वाली हूँ, ठीक है। सो क्या स्टेप्स होती है फैक्टर ट्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की? सो राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। आपको जिस भी नंबर का, मतलब जो भी आपके पास में नंबर है उसका आपको फैक्टर ट्री बनाना है। तो कैसे आप बनाएंगे? तो यहां पर हम क्या करेंगे? उसे हम मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, किसके? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट। एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 48। तो 48 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने, तो प्राइम नंबर मेरा हो जाएगा 2, एंड यहां से कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा 24। अब ये मैंने कैसे फाइंड किया? तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? इस 48 को मैं डिवाइड करके देखूंगी 2 से। तो जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 24। तो मैंने यहाँ क्या किया? वही डिवीजन यूज किया ना। देखो कैसे, ये 48, ये इधर 2, 24 मतलब सॉरी 48 और ये 24। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे डिवीजन कर दिया। तो रिमाइंडर 0 है ना, रिमाइंडर 0, और ये हमारा डिवीजर, ये डिवाइडेंट, और ये हमारे पास में क्वोशिएंट। तो हमारी वही एल्गोरिथम बन गई डिवीजन वाली, ठीक है। सो अब ये मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 24। किसको लिखा मैंने? ये मैंने लिखा 48 को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो 24 है इसे लिखेंगे अब। तो 24 को लिखो अब। तो 24 को लिखते हैं, तो 24 को लिखेंगे तो क्या बनेगा अब मेरा? 24 में एक प्राइम नंबर और एक क्या लिखेंगे हम? कंपोजिट नंबर। बिकॉज यहाँ लिखा है, देखो, रिपीट द प्रोसेस टिल द प्राइम नंबर्स आर ऑब्टेन। जब तक प्राइम नंबर्स ऑब्टेन हो रहे हैं, लास्ट आपका जो मतलब एक भी कंपोजिट नंबर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसे कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 12 लिख सकती हूँ। अगेन अब ये जो मैंने लिखा है इसमें मैं इस 12 को कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ किस तरह से? 2 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकती हूँ। अब यहां पर इस 6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो मुझे यहां पर क्या मिल गए? इसके फैक्टर्स मिल गए। अब क्यों? क्योंकि हमारा जो 3 और 2 है वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह से आप यहां पर क्या कर सकते हैं? फैक्टर ट्री बना सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा फैक्टर ट्री, आप बिल्कुल सीधा बना लीजिए। तो ये जो फैक्टर ट्री है इजीली आप बना सकते हैं, पहले भी आप ये पढ़ कर आए। तो आज हमने यहां पर क्या सीखा है? क्या सीखा है आज हमने? आज हमने यहां पर जाना कि किस तरह से हम यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसका यूज करके कोई भी 2 नंबर्स का हम यहां पर एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और इसका हम यूज क्या करते हैं वो हमने इस लेक्चर में सीखा। आगे हम कुछ और थ्योरम्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।